खींवसर के बीजेपी प्रत्याशी रेवंतराम डांगा को फोन करके अपशब्द बोलने के मामले में नागौर की साइबर थाना पुलिस ने एक्शन ले लिया है। इस मामले में रेवंतराम डांगा के पुत्र अशोक डांगा ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने ऑडियो को वायरल करने वाले डेरू गांव के लिखमाराम की गिरफ्तारी कर ली है। साथ ही रेवंतराम डांगा को फोन करके रिकॉर्डिंग करने वाले भरत नामक एक युवक की तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला नागौर के साइबर थाने में कल दर्ज हुआ था और आज पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। रेवंतराम डांगा आरएलपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी में शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें खींवसर में हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव मैदान में उतार दिया। इसके बाद से ही कई दिन तक सोशल मीडिया पर बीजेपी व आरएलपी के बीच रस्साकसी चली थी। रेवंतराम डांगा को लेकर कई तरह के कमेंट हुए थे, लेकिन चुनाव के दौरान ये चीजें चलती रही। अब चुनाव के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नेताओं को फोन कर रहे हैं और उन्हें अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं। जिस युवक ने रेवंतराम डांगा को फोन किया उसने तो यहाँ तक कह दिया कि नानी याद दिला देंगे। इस तरह के शब्द और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही हल्की भाषा का इस्तेमाल ऑडियो में युवक द्वारा किया गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें ऑडियो में सुनाया भी नहीं जा सकता। इस तरह के शब्द काम में लिए और हैरान करने वाली बात यह है कि इस युवक ने ट्रक ड्राइवर बनकर रेवंतराम डांगा को फोन किया। इस मामले में अशोक डांगा ने कल मुकदमा दर्ज करवाया डेरू गांव के लिखमाराम के खिलाफ। रिपोर्ट में यह कहा कि डेरू गांव के लिखमाराम ने एक ऑडियो वायरल किया है जिसमें उनके पिता के साथ एक युवक गाली गलौज कर रहा है, उनके परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। ऑडियो में रेवंतराम डांगा से बातचीत करने वाला युवक अलग है और इस ऑडियो को वायरल करने वाला व्यक्ति लिखमाराम है। जिस डेरू गांव के लिखमाराम ने इस ऑडियो को वायरल किया उसकी आज गिरफ्तारी हुई। हालांकि मामला जमानती था जिसके चलते उसकी जमानत भी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी एक बार हुई। साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया। कल ये मुकदमा अशोक डांगा ने दर्ज कराया था। ये प्रकरण में ये भी बात सामने आई है कि जो युवक ऑडियो में ये कह रहा है कि वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वोटर है, दरअसल वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र का वोटर है ही नहीं। वो युवक भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई भरत नामक युवक बताया जा रहा है। फिर भी उसने रेवंतराम डांगा से जो फोन पर बात की उसमें इस तरह का दावा किया। पहले ट्रक ड्राइवर बना और कहा कि उसकी गाड़ी को आरटीओ ने रुकवा लिया है, बड़ा चालान काटा जा रहा है उसका, और एक तरीके से गुहार लगाई ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि वो रेवंतराम डांगा से ये शुरुआत में निवेदन कर रहा है कि आप आरटीओ से बात करिए और मेरे इतना चालान कट जाएगा। लेकिन जैसे ही डांगा ने ये कहा कि ठीक है मेरी बात कराइए, तो उसके बाद वो बदतमीजी पर उतर गया और कई तरह की बातें उसने कह दी। हालांकि इस पूरे मामले में फिर भी रेवंतराम डांगा ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बड़ी अहम बात है। ये घटना करीब 20-22 दिन पहले की है जो कॉल आया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण में हाल ही में ऑडियो वायरल कर दिया गया। वो ऑडियो वायरल किया डेरू गांव के लिखमाराम ने। तब जाकर डांगा परिवार ने ये सोचा होगा कि जब ऑडियो वायरल हुआ है और प्रतिष्ठा खराब हो रही है तो इसमें मुकदमा दर्ज कराया जाए, और रेवंतराम डांगा के पुत्र अशोक ने ये मुकदमा दर्ज करवाया। इस रिपोर्ट में ये कहा है कि अशोक डांगा ने ये बताया कि उनके पिता रेवंतराम डांगा के पास 20-22 दिन पहले एक कॉल आया था जिसमें पहले मदद के लिए कहा और उसके बाद खुद को ड्राइवर बताया, फिर गाली गलौज शुरू कर दी। और इसमें एक अहम बात यह है कि 4 जनवरी को एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है लाइमस्टोन यूनियन ग्रुप बाउंडा, इसमें ये ऑडियो वायरल किया लिखमाराम द्वारा और उसके बाद इस ऑडियो को कई और जगह भी वायरल कर दिया और इसी के चलते ये मुकदमा डांगा परिवार ने करवाया है रेवंतराम डांगा के पुत्र अशोक डांगा की तरफ से। और पूरे मामले में इसकी जो जांच है वो साइबर थाने को दी गई। साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ ये मामला है। जो साइबर थाने के पुलिस अधिकारी है आरपीएस उमेश सिंह, जो साइबर थाने के एसएचओ, उनको जांच दी गई और आज लिखमाराम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कोर्ट में पेश किया तो उनकी जमानत भी हो गई।
अब भरत नामक जो युवक है जिसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग करी, रेवतराम डांगा के साथ बदतमीजी करी, नानी याद दिला दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कई अपशब्द भी बोले, इन सारे बातें करने वाले भरत नामक उस युवक की तलाश चल रही है जो भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक कोई गांव है, वहां का ये युवक निवासी है। हालांकि पुलिस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि ऑडियो जिस युवक ने रिकॉर्ड किया और लिखमाराम तक जो ऑडियो पहुंचा वो भरत के थ्रू पहुंचा है, उसी ने ये पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किया। अब सबसे अहम बात यह कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता, नेता या जो नेताओं के समर्थक होते हैं वो आपस में सोशल मीडिया पर इस तरह की तोड़-तड़ाक करते रहते हैं और ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन जब चुनाव पूरा हो गया, नई सरकार बन गई, तो उसके बाद इस तरीके की चीज़ें होना थोड़ा चौंकाता है और पता नहीं नौजवान युवक इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, ये युवक ने कहा कि आरएलपी का नमक खाया, इस तरह की बातें करी। कुल मिला के वो रेवतराम डांगा को यही कह रहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्यों छोड़ी और बेनीवाल के सामने चुनाव क्यों लड़ा। इस तरह की बातें उस ऑडियो से ऐसा लग रहा है कि ये बातें कही गई है। कुल मिला के जो युवक है वो हनुमान बेनीवाल का समर्थक लग रहा है। हो सकता है कि उसे इस बात के लिए बुरा लगा हो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़कर रेवतराम डांगा ने चुनाव लड़ा। लेकिन एक बात यह भी है कि राजनीति में नेता पार्टियां बदलते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विचारधारा भी बदलती रहती है। कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ता है, कोई किसी के साथ गठबंधन करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को फोन पर गाली दो, गाली गलौज करो, उसे दबाने की कोशिश करो। और सबसे अहम बात यह है कि वर्तमान में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और रेवतराम डांगा बीजेपी के नेता है, उन्हें अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीजेपी ने रेवतराम डांगा को खिमसर का प्रत्याशी बनाया, वो भी हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता के सामने, जिनका खुद का एक अच्छा खासा ग्राफ है। ऐसे बड़े नेता के सामने अगर किसी प्रत्याशी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा तो कुछ सोच समझ के ही उतारा होगा और बीजेपी का निर्णय कोई ज़्यादा खराब भी नहीं गया। हनुमान बेनीवाल 2059 वोटों से चुनाव जीते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अगर कोई समर्थक या इस तरह के लोग हैं, वो हनुमान बेनीवाल को पता नहीं क्या फायदा कर रहे हैं या क्या नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी जाने। लेकिन आम जन में ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती है। जब चुनाव हो गए, सारी चीज़ें हो चुकी है, नई सरकार बन चुकी है, अब मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने या रेवतराम डांगा ने क्यूसर में कोई वादा किया है और वो वादा पूरा नहीं करते तो उस मुद्दे पर तो विपक्ष के नाते लड़ाई लड़ी जा सकती है, उन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन आप फोन करके पहले मदद मांगते हो और फिर बदतमीजी करते हो, तो ये चीज़ें कहाँ तक जायज़ है और फिर इसे कोई बर्दाश्त भी क्यों करेगा। और ये तो फिर भी हैरान करने वाली बात है कि डांगा परिवार ने 20-22 दिन तक इस बात को लेकर कोई चर्चा भी नहीं करी। अगर ये लिखमाराम नामक व्यक्ति ऑडियो को वायरल नहीं करता तो शायद ये मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। ये चीज़ें सोचने वाली है। कम से कम नौजवान जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं उनको ये देखना चाहिए कि सबकी अपनी एक विचारधारा होती है। कोई किसी नेता के प्रति समर्पित होता है और कोई किसी नेता के प्रति समर्पित होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ इस तरीके से व्यवहार थोड़ा ये अजीबोगरीब बात है। इस तरह से राजनीति में होता नहीं। बड़े नेता ऐसा नहीं करते, वो विरोधी पार्टियों के भले ही हो लेकिन बड़े सहज भाव से मिलते हैं, आपस में उनकी बोलचाल रहती है, राम राम रहता है। तो इस मामले में आज साइबर थाना पुलिस ने लिखमाराम की गिरफ्तारी की। हालांकि जमानत हो गई, यह सूचना आ रही है और अब जो दूसरा युवक है भरत, उसकी तलाशी पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन नया सिस्टम आता है, जब नई सरकार आती है तो चीज़ें भी नई हो जाती है। ये एक तरह का ये संकेत भी है। लेकिन अहम बात यह भी कि 20-22 दिन तक रेवतराम डांगा के परिवार ने इस मामले में कोई कदम भी नहीं उठाया था। ऑडियो वायरल किया, बदनामी एक तरीके से हुई है इसमें। निश्चित तौर पे आदमी की साख खराब होती है और लोग फिर तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि रेवतराम डांगा ने इस ऑडियो में बड़ी शालीनता रखी उन्होंने और शालीनता से ही उस युवक से पूरे समय बातचीत करी। एक मदद मांगने वाले ड्राइवर के रूप में उसने कॉल किया था। तो डांगा ने ऑडियो में जब पूरी बात सुनी तो उसके बाद ये कहा था ठीक है मेरी बात कराइए। लेकिन जब ये कह दिया तो उसके बाद वो युवक बिफर पड़ा। उसने अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव करना शुरू कर दिया और गाली गलौज शुरू कर दी। अब देखने वाली बात इसमें यह है कि जो दूसरा आरोपी है उसको पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है। और इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई ठोस कदम या ठोस कार्रवाई
करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में किसी भी पार्टी के नेता हो, चाहे कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कम से कम नहीं हो। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, कोई किसी विचारधारा का हो, कोई किसी विचारधारा का, लेकिन आप फ़ोन करके इस तरह का व्यवहार करोगे तो फिर सामने वाला कॉल ही क्यों उठाएगा, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो भी परेशान रहेगा कि हमारे स्थानीय नेता कॉल नहीं उठाते। परेशानी ये भी रहती है कि आप अगर कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ फ़ोन पर बदतमीजी करता है या उसे बार बार कॉल करके परेशान करेगा, तो वो फिर दूसरों के भी कॉल नहीं उठाएगा और जनता के काम अटकेंगे, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। अब दूसरी गिरफ्तारी कब तक होती है, इसके बारे में कोई अपडेट रहेगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।